नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ई किसान उपज निधि की सहायता से किसानों की भंडारण व्यवस्था हो सकेगी सुगम। इस योजना की सहायता से किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिलने में भी होगी आसानी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, असम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हैं पर्याप्त अवसर। केंद्र सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र में असम को हर संभव सहायता करेगी प्रदान। फालसा की खेती से किसान कमा सकते हैं बेहतर मुनाफा। फालसे की खेती पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमालयी क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से की जाती है। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड समेत 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। एक किसान उपज निधि पहल के साथ प्रौद्योगिकी की सहायता से किसानों की भंडारण व्यवस्था सुगम हो सकेगी एवं किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार किसानों की तरक्की और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें फसल बीमा योजना के साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी स्कीम्स शामिल हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ उन्हें रियायती दर पर कर्ज भी मिल जाता है। ई किसान उपज निधि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे किसानों को बिना किसी परेशानी के लोन मिलेगा। ई किसान उपज निधि का मकसद खेती को फायदे का सौदा बनाना है। इस स्कीम के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड गोदामों में अपनी फसल रखकर लोन ले सकेंगे। किसानों को बिना गारंटी के 7% की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा। किसानों को रकम और ब्याज चुनने का भी विकल्प होगा। किसान अब कम दाम पर उपज बेचने को मजबूर नहीं होंगे। किसान अक्सर भंडारण की सही बंदोबस्त न होने की वजह से अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते थे। इस सुविधा से अब ऐसा नहीं होगा। ई किसान उपज निधि से उनकी भंडारण और पैसों की फौरी जरूरत दोनों परेशानियों का इलाज हो जाएगा। किसान अपनी उपज को गोदाम में रखकर कर्ज ले सकेंगे। टेक्नोलॉजी के जरिए एमएसपी दिलाने की पहल भी इस योजना के तहत की गई है। ई किसान उपज निधि और ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ किसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ उन्हें एमएसपी या उससे अधिक दाम पर अपनी उपज को बेचने का विकल्प मिलेगा। केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले दशक में एमएसपी के जरिए सरकारी खरीद में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आसाम की कृषि मंत्री अतुल बोरा सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। उन्होंने केंद्र सरकार की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की नीति के बारे में भी बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि असम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के पर्याप्त अवसर हैं। चर्चा के दौरान असम में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, PMFB, बाई भंडारण क्षमता बढ़ाने, बागवानी आदि के साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई। फालसा एक ऐसा फल जिसे गर्मियों में ज्यादा पसंद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फालसा देश के सबसे पुराने स्वदेशी फलों में से एक है। पौष्टिकता से भरपूर इस फल की गर्मियों में बहुत मांग रहती है। इसका ताजा और ठंडा पेय बहुत ही प्रचलित है। अगर किसान इसकी खेती करें तो इसकी खेती में लागत बहुत कम और उपज अधिक होती है, जिससे किसान भाई इसकी खेती कर अच्छी उपज प्राप्त कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। देश फालसे की खेती पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमालयी क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से की जाती है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फालसे को छोटे स्तर पर उगाया जाता है। फालसे की अच्छी उपज वाले क्षेत्र वे होते हैं जहां विशिष्ट गर्मी और सर्दियों का मौसम पाया जाता है। फलों के पकने, रंग के विकास और फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त धूप और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है।
फालसे को लगभग सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। देश में कृषि क्षेत्र की तेजी से प्रगति के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यवार चर्चा की पहल की है। केंद्रीय मंत्री ने कृषि भवन में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित उच्च स्तरीय प्रतिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में दलहन, तिलहन, बागवानी आदि को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्का व सोयाबीन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। खरीफ सीजन में खाद, बीज आदि आदानों की पर्याप्त उपलब्धता होगी। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कृषि महाविद्यालय जोबनेर में रेडी कार्यक्रम के समापन समारोह का सफलतम आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने अपने व्याख्यान में रेडी कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि जोबनेर महाविद्यालय के रेडी कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ है व अन्य संस्थाओं को भी इससे प्रेरणा लेकर इस तरीके के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि रेडी कार्यक्रम ने न केवल हमारे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया है, बल्कि उन्हें ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़ने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी किया है। यह अनुभव छात्रों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खीरे को सलाद के रूप में सबसे ज्यादा खाया जाता है। खीरा गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। किसान गर्मियों में बाजार मांग को देखते हुए जायद सीजन में खीरे की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वैसे तो खीरे को रेतीली और भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है, वहीं ये पाल सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए इसकी खेती जायद सीजन में करना अच्छा रहता है। और आज हम बात करेंगे आपके साथ तिलहन फसलों की भी। इसी कड़ी में किसान अलसी की खेती से भी अपने खेतों में मुनाफा कमा सकते हैं। अलसी देश के विभिन्न भागों में तिलहन के रूप में उगाई जाती है। यह एक बहुमूल्य औद्योगिक तिलहन फसल के रूप में जानी जाती है। असली की बाजरी कीमत काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। अलसी को केवल खाने वाले तेल के रूप में ही नहीं, बल्कि इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। और टमाटर किसानों के लिए खुशी की खबर है। जी हाँ, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं और इस खेती से अच्छी पैदावार के साथ मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने पूसा गोल्डन चेरी टमाटर 2 की किस्म को विकसित किया है। चेरी टमाटर को साल के किसी भी महीने में बोया जा सकता है। बारिश के दिनों में जब टमाटर बाजार में बहुत कम उपलब्ध होते हैं, उस समय भी आपको चेरी टमाटर की उपज मिल सकती है। गर्मियों के मौसम में शिकंजी सहित कई पेय पदार्थों में नींबू की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। वहीं अगर बात की जाए नींबू की खेती की, तो नींबू की खेती कम खर्च में अधिक मुनाफे वाली फसल है। इसके पौधों को केवल एक बार लगाने के बाद किसान लगभग 10 सालों तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में नींबू एक नकदी फसल मानी जाती है। आमतौर पर यह फसल साल में 3 बार तैयार होती है। इस पेशे से जुड़े किसानों का भी मानना है कि नींबू की खेती करने के लिए अधिक लागत नहीं आती है। खाली पेड़ खेत में जैविक फसलों की खाद बनाकर खेत में मिला दें। वहीं नींबू के पौधों को बड़ा होने पर इसमें खुद तैयार किए गए रसायन के मिश्रण को डाल दें। इससे पौधे में पर्याप्त पोषक तत्व पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। और गर्मियों में चिलचिलाती धूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा से आ रहा नारियल पानी लोगों की पहली पसंद है। नारियल पानी एकमात्र ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें आज तक मिलावट की कोई शिकायत नहीं मिली है। जहां एक और तीखी धूप में शीतलता और ऊर्जा देने वाले पेय पदार्थों की मांग बढ़ी है, तो नारियल पानी ने घर घर में अपना स्थान बना लिया है।
अभी तक 6 से 7 हजार पीस प्रतिदिन मांग वाला हरा नारियल अब 10 हजार पीस प्रतिदिन की मांग हो रही है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की थोक फल एवं सब्जी मंडी में हर दूसरे दिन 25 से 30 हजार पीस नारियल आ रहा है। नारियल पानी के सेवन के साथ पर कई फायदे भी हैं। नारियल पानी के सेवन से किडनी स्टोन की शिकायत दूर होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। नारियल पानी त्वचा और आंखों के लिए भी फायदेमंद है। और देश के अलग अलग राज्यों में पहले गर्मी तो अब बारिश लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के मुंबई में रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। वहीं गुजरात में जूनागढ़ के विभिन्न हिस्सों में जल जमाव देखा गया। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, अच्छी बारिश जो है पास्ट 24 आवर्स में भी हमको मिली है। अभी अगर मैं 4 से 5 दिन के लिए बात करूं कुमाऊं रीजन में, तो हमने रेड अलर्ट रखा है कल से जो है आगे 4 तारीख तक के लिए, और आज भी जो ऑरेंज अलर्ट वहाँ पे रखा हुआ है, और इवन 5-6 तारीख में भी देखेंगे तो ऑरेंज अलर्ट अभी रखा गया है। तो आगे देखेंगे कि अगर बारिश की एक्टिविटी और भी बढ़ती तो जो रेड अलर्ट है वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुमाऊं रीजन में जो लोग जो है रिवर्स के आसपास रह रहे हैं, जहाँ की जो है बाढ़ की वजह से दिक्कतें हो सकती है, तो उनको बिल्कुल सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लैंडस्लाइड वाले एरियाज है, वनरेबल एरियाज हैं, वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, तो उनको भी सेफ जगह में चले जाना चाहिए या अलर्ट रहें बिल्कुल जो है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में जून में 122 साल बाद इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। जून 2024 में 11% कम बारिश हुई, जो बीते 5 साल में इस महीने में सर्वाधिक कम बरसात है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार देश में जून महीने में 147.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 165.3 सेंटीमीटर हुई। और आईएमडी ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में 33% कम बारिश दर्ज की गई, वहीं मध्य भारत में 14% की कमी और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 13% की कमी दर्ज की गई। जून में केवल दक्षिण भारत में ही अतिरिक्त बारिश 14% दर्ज की गई। असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर गोलाघाट में ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के अनुसार सभी यात्री वाहनों, निजी और वाणिज्यिक दोनों को हर आधे घंटे में पुलिस और बल के कर्मचारियों द्वारा सख्ती से नियंत्रित गति से चलने की अनुमति दी जाएगी। पायलट वाहन बागोरी सीमा और पनवारी में तैनात रहेंगे। वो नौगांव पुलिस और वन कर्मचारियों के साथ समन्वय करेंगे। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो देश की ज्यादातर मंडियों में सोमवार को गेहूं के सौदों में उठापटक देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 29 जून को लोकवान गेहूं का भाव था 2,850 रुपए। 1 जुलाई को इस भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव जा पहुंचा 2,840 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जून को शरबती गेहूं का भाव रहा 2,625 रुपए। 1 जुलाई को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 2,650 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बीते शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2,305 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 385 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 2,690 रुपए। राजस्थान की लालकोट मंडी में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां 29 जून को गेहूं का भाव था 2,486 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव 86 रुपए लुढ़क कर 2,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सोमवार को गेहूं का भाव रहा 2,400 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। लखनऊ मंडी में गेहूं 2,400 रुपए पर बिका।
जबकि पीलीभीत मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,455 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1120.19 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को पुणे और राजकोट मंडी में प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। वहीं उज्जैन और लुधियाना मंडी में भाव नीचे आए, जबकि पानीपत मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जून को प्याज का भाव रहा 1,900 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जून को प्याज का भाव था 2,700 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 1,400 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,300 रुपए। हालांकि हरियाणा की पानीपत मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 जून और 1 जुलाई को प्याज 2,000 रुपए पर बिकी। गुजरात की राजकोट मंडी में बीते शनिवार को प्याज का भाव था 2,200 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2,250 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में प्याज के भाव की बात करें तो यहाँ 29 जून को प्याज का भाव रहा 2,400 रुपए। 1 जुलाई को इसके सौदे 200 रुपए गिरकर 2,200 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोंकण में सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, यहाँ बारिश की संभावना को देखते हुए धान की नर्सरी में फालतू पानी ना भरने दें। वहीं बागों में भी बारिश का फालतू पानी ना रुकने दें। साथ ही कोंकण में आम, काजू, नारियल और सुपारी के हाल फिलहाल में लगाए गए पौधों को सहारा दें। तेज हवा या बारिश में गिरने से बचाने के लिए सब्जियों के नए पौधों को भी सहारा दें। तैयार सब्जियों की साफ मौसम में तुड़ाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। मराठवाड़ा में खरीफ की कपास की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। मराठवाड़ा के किसान अरहर, उड़द, मूंग और सोयाबीन भी बो सकते हैं। इन दिनों मराठवाड़ा में बाजरे और हरे चारे की बुवाई कर लें। गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन बाजरे की कटाई करें। गुजरात में ग्रीष्मकालीन मूंग की कटाई भी कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में खरीफ की मूंगफली की बुवाई की तैयारी कर सकते हैं। मध्य गुजरात में खरीफ की धान की नर्सरी बोएं। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में सोयाबीन और कपास की बुवाई करें।
सौराष्ट्र और कच्छ के किसान खरीफ की मूंगफली बोने की तैयारी कर सकते हैं। गुजरात में बारिश की संभावना को देखते हुए बुवाई और कटाई का काम साफ मौसम में करें। यहाँ के किसान फलों और सब्जियों को तुड़ाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण पर जूना अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना या ये कहना कि वे नफरत फैलाते हैं ठीक नहीं है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण पर दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अभय मुद्रा के प्रतीक को इस्लामी प्रार्थना से जोड़ने की बात की है। इस्लामिक आस्था और दर्शन से किसी प्रतीकात्मक मुद्रा को जोड़ना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस डिप्रेशन में हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा कि जब तक देश में हिंदू रहेंगे तब तक देश में हिंसा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं पर टिप्पणी किए जाने पर कहा कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं पर टिप्पणियां की हैं वे सत्य से परे हैं। इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान दर्शाता है कि वे अपरिपक्व हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली के शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 में अदालत परिसरों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोर्ट की नई बिल्डिंग दिल्ली के नागरिकों और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो न्याय की तलाश में यहां आएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मीपुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद साकेत गोले को 50 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। अदालत ने अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए जिसमें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी के लिए भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के 4 सदस्यों को हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार किया। बांग्लादेश और कैमरून के 2 स्टूडेंट्स ने 2 भारतीय छात्रों के साथ मिलकर रिटायर्ड कर्मचारी को घर बैठ कमाई करने का लालच दिया था। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए देश भर से शिव भक्तों में उत्साह चरम पर है। 51,000 से ज्यादा श्रद्धालु दरबार में पहुंचे हैं। पहलगाम और बालटाल मार्ग से तीसरा जत्था रवाना हुआ। वहीं घाटी के लिए चौथा जत्था जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रवाना हुआ। दिल्ली से अंबाला जाने वाले रास्ते में नीलोखेड़ी स्टेशन पर रेलगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। घटना के तुरंत बाद ही रीरेलमेंट का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया।
महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 6 मामले सामने आए हैं। जीका वायरस से संक्रमित मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पुणे के एरंदवानी इलाके की एक 28 वर्षीय गर्भवती महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी से जुड़े ऋण चूक मामले में विजय माल्या के खिलाफ और जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने कहा है कि वर्तमान मामला विजय माल्या और उनकी कंपनी को 2007-2012 के बीच आईओबी द्वारा दिए गए लगभग 180 करोड़ रुपए के कई ऋणों का है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति, नमस्कार।